जय हिंद। स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को नए साल की। भगवान करे आप सभी का नया साल बहुत ही निर्णायक साबित हो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अगेन एक सोशल इशू के रिगार्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा अभी आग पकड़ा हुआ है भारत देश के अंदर, और बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस तरह का न्यूज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम नहीं हो रही है। दिन ब दिन हम ये देखते जाते हैं कि इस तरह के जो रेसिस्ट जो केसेस मुद्दे हैं, जो रेसिस्ट केसेस हैं, इश्यूज हैं, ये भारत के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। कभी नॉर्थ ईस्ट में होता है, कभी साउथ इंडिया में होता है, कभी सेंट्रल इंडिया में होता है, कभी लेट्स से नॉर्दर्न इंडिया जो कि जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वाला रीजन है। तो इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी वाला जो फैक्टर है, जिसको हम इतना ज्यादा प्रेम्बल के अंदर बोस्टिंग करते हैं और इतना हम प्राउड फील करते हैं कि वी आर ऑल अबाउट फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट कभी कभी कुछ मुद्दे, कुछ केसेस ऐसे सामने आ जाते हैं जब आपको कहीं ना कहीं सर झुकाने पर आप मजबूर हो जाते हो। तो ऐसी ही बात करेंगे मैं आज के ऐसे टॉपिक पे, जो कि बहुत ही पॉपुलर, आपने न्यूज में देखा भी होगा। सो इट इज अबाउट द एंजल चकमा। ये एक बहुत ही यंग लड़का था, 24 साल का। जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट। तो ये 24 साल का बहुत ही यंग सा लड़का था। देहरादून के अंदर पढ़ाई करने के लिए आया था, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया उस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए थे, और वहां पे लोगों ने कुछ उनपे कमेंट करी, कुछ उन्होंने उनपे व्यंग कसे या फिर तंज कसे। उस बात को लेके उन्होंने थोड़ा रिटेलिएट करा, थोड़ा पलट के जवाब दिया कि मैं इंडियन हूँ और मैं चाइनीज नहीं हूँ, आप मुझे इस तरह कमेंट मत कीजिए। तो उस जो वर्बल बैटल हुआ था उसके अंदर फिर जो सामने के लोग थे उन्होंने इन पर अटैक कर दिया, और अटैक इस गहनता के साथ करा, इतना निर्मम तरीके से करा कि उस बच्चे को तकरीबन 10 से 15 दिन वो एडमिट रहा, और उसके बाद उसको अपनी जान से जान गंवा दी उस बच्चे ने। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य रहा है। कई बार क्या होता है, ऐसे मुद्दे हमारे सामने आते हैं लेकिन हम उसको इतना ज्यादा फील नहीं कर पाते। मैं आप सभी से बहुत जेन्युइनली बात इस बारे में करना चाह रहा हूं इसे, कि हो सकता है ये न्यूज आप सभी लोगों ने पहले सुन ली हो, न्यूज में देख लिया हो, और हमने पढ़ के इसको इग्नोर कर दिया हो सकता है आज शायद आप ये पूरा वीडियो देखें एंड तक, और देखने के बाद भी आप इस पे रिएक्ट ना करें, या फिर मे भी शायद आप देखने के बाद भी इस पूरे मुद्दे को सीरियसली नहीं लेंगे। ये भी संभावना है। तो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे कि ऐसी हमारी सोशल नर्चरिंग क्यों हो रखी है, ऐसा हमको समाज ने, सोसाइटी ने, हमारे जो जिस एरिया में हम रहते हैं, इतना सोशलाइजेशन कैसे हुआ कि हमको इस मुद्दे पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। फर्ज कीजिए, मैं आपसे बहुत जेन्युइनली एक एग्जांपल आपके सामने पेश करूंगा। ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द पेन, लेकिन अगर बांग्लादेश के अंदर किसी हिंदू को के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, या फिर किसी दलित के साथ ऐसा होता है, तो बहुत ही जेन्युइनली हमारे अंदर से बहुत गुस्सा आता है, और हमको बहुत बहुत कोफ्त आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान में अगर हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो एक हिंदू समुदाय को बहुत बुरा लगता है। अगर लेट्स से कि गल्फ के अंदर किसी मुस्लिम के साथ, या फिर किसी और देश में किसी मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, तो मुस्लिम समुदाय वालों को उनके लिए बहुत बुरा लगता है। तो मेरा सवाल बस ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अगर कुछ लोगों को के साथ अगर इस तरह की दुर्घटना होती है, तो हम लोगों को एज अ यूनिसन हमको बुरा क्यों नहीं लगता है? हम एज अ सोसाइटी यहां पर फेल क्यों हो जाते हैं? हमको शर्म क्यों नहीं आती है? जो मेनलैंड जो इंडिया के जो हिस्से हैं, जहां से लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो जो सेंटिमेंट्स हम हमारे दूसरे हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, ईसाई भाइयों के लिए रखते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं, तो हम क्यों ना हमारे ही देश में रहते हुए जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे भाई बंद है, उनके लिए हमको बुरा क्यों नहीं लगता है? शुरू करते हैं आज का टॉपिक नाउ। तो उसके बाद ये पॉलिटिकल अभी हुआ है कि जो वहां के जो मिनिस्टर थे उन्होंने उत्तराखंड पर कॉल, सीएम साहब से कॉल करी, उन्होंने बात करी कि सर ये पूरा जो मैटर उसको आप सीरियसली लेंगे, तो पूरा इसमें बवाल हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 24 साल का लड़का था, उस पर चाइनीज और मोमोज इस तरह के उस पर तंज कसे गए थे। और बहुत ही अजीब सी बात है कि उस बच्चे को ये वहां पर खुद की सेफ्टी के लिए उसको बोलना पड़ा कि मैं इंडियन हूं, मैं चाइनीज नहीं हूं। इससे ज्यादा हिनियस, इससे ज्यादा ऑब्नॉक्शियस बात कुछ नहीं हो सकती कि जब आपको अपनी आइडेंटिटी को बताना पड़े, रिवील करना पड़े कि मैं ये नहीं हूं, डिस्पाइट दैट यू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो ये केस जैसे चाइनीज मोमो जस्ट करके एक बहुत ज्यादा ये वर्ड इसमें चल रहा है, इस पे काफी मीम भी बन रहे हैं। तो दीज आर द सिचुएशन। नाउ हम मुद्दे की तह तक जाते हैं। अब नाउ दिस द नेम ऑफ दिस बॉय वाज एंजल चकमा। तो हमारे लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव के लिए हमारे लिए चकमा कम्युनिटी या चकमा जो ट्राइब है, ये हमारे लिए जरूरी हो जाती है। और आई गेस 4-5 साल पहले चकमा एंड होजोंग जो ट्राइब्स है, ये काफी ज्यादा न्यूज में थे, और ये हमने करंट अफेयर्स के नजरिए से देखा था। तो उन दौरान हमने ये न्यूज पढ़ी थी कि जैसे
चकमा, यस इंपॉर्टेंट ये है कि चकमास दे फॉलो थेरावादा बुद्धिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखना, महायाना या किसी और में उसको कंफ्यूज ना करें। चकमा ट्राइब्स जो फॉलो करते हैं दैट इज थेरावादा बुद्धिज्म। होजोंग ट्राइब्स इन इंडिया इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिमांड्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप एंड परमानेंट सेटलमेंट राइट्स इन द अरुणाचल प्रदेश। ये हमने 4-5 साल पहले काफी ज्यादा करंट अफेयर्स में था ये, विच इज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द स्टेट्स इंडिजिनस पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट। तो इशू ये है कि ये लोग न ही सिर्फ मेनलैंड इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं, इनफैक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं। बिकॉज 1972 के अंदर जब पूरा वॉर हुआ था और बांग्लादेश से जो लोग पलायन करके या फिर म्यांमार बांग्लादेश से लोग जो पलायन करके इंडिया के अंदर आए थे चित्तगोंग रीजन से, चित्तगोंग कहाँ पे आता है, दिस पर्टिकुलर रीजन ओवर हियर, सी दिस इज बांग्लादेश। और अगर आपको याद हो मैंने कल के लेक्चर के अंदर ही बात करी थी, चित्तगोंग कॉरिडोर की हमने बात करी थी, तो चित्तगोंग रीजन से ही लोग उनको पलायन करना पड़ गया था उस समय जब पूरी तरह से क्योंकि दीज आर हिंदूज बेसिकली, ये हिंदू हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो जब 72 के अंदर जब वॉर छुड़ी थी तो जाहिर सी बात है उसका एक रिलीजियस एंगल भी था, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी उसमें जुड़ गया था इस युद्ध के अंदर। तो वहां से जितने भी जो बुद्धिस्ट हिंदूज को जो फॉलो करते थे धर्म को, उनको पलायन करके भारत में आना पड़ा। तो चित्तगोंग जो रीजन है यहां से ये एंटर कर गए थे। अब यहाँ के जो लुशाई हिल्स, मिजोरम, त्रिपुरा के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए कि ये बांग्लादेशी हमारे एरिया में क्यों आ रहे हैं। तो इन लोगों को वैसे ही वहां पर पहले से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो वो लोग लुशाई हिल्स आए, त्रिपुरा मिजोरम, यहां से शिफ्ट होकर फिर वो कुछ लोग सुबनसिरी शिफ्ट हो गए, कुछ लोग लोहित शिफ्ट हो गए, कुछ लोग तिराप यहां पर शिफ्ट हो गए जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये लोग न ही सिर्फ मेनलैंड इंडिया के अंदर प्रताड़ित हैं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी प्रताड़ित हैं। तो आई फील वेरी सैड एज एन इंडिया, वी ऑल शुड फील वेरी सैड अबाउट देम। नाउ कुछ एग्जांपल्स है। नाउ दिस इज चकमा जो एग्जांपल है ये तो हमने अभी देखा है, लेकिन हम एक बार रिवीजन कर लेते कि हम किस तरह से रेसिज्म कितनी बड़ी चीज है इंडिया के अंदर। कास्टिज्म तो है ही, कास्टिज्म कह लो, धर्म के आधार पे तो काफी खून खराबा होता ही है, कास्टिज्म होता है, तो हम रेसिज्म के अंदर भी हम ज्यादा पीछे नहीं हैं। देखते हैं एग्जांपल चेक करते हैं। राइट, 2012 का बहुत ही फेमस केस था जिसमें पूरा बहुत बड़ी जो लोकेशन बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, पूरे देश भर के अंदर कई इंसिडेंट सामने आने लग गए थे। और वहाँ मोंगोलाइट फीचर्स, बिकॉज वो दिखने में थोड़े से हमारे दिखने में नॉर्थ जो मेनलैंड इंडियंस है, जो साउथ इंडियंस है ना, जो मराठी हैं, उनकी तरह दिखने से एवरेज लुकिंग से थोड़ा डिफरेंट है, मोंगोलाइड है। और उनका ज्यादा फिजिकल फीचर्स मैच करता है तिब्बत से, नेपाल से, चाइना से, राइट, एंड ईस्टर्न कंट्री से, जापानीज से। तो कई बार क्या होता है कि मोंगोलाइड रेस के तर्ज पर हम उनके साथ रेसिज्म करते हैं, उनको हम आउटसाइडर कंसिडर करते हैं। इसके पीछे भी काफी एंथ्रोपोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, रेशियल रीजंस रहे हैं, कई ऐसी रेशियल थ्योरीज इन पर आई हैं, तो उन सभी के बारे में आगे बात करेंगे। राइट, नाउ दूसरा 2014 के अंदर नीदो तानिया, दिल्ली के अंदर ये बहुत बड़ा केस हुआ था जिसको दैट पर्सन वाज बीटन टू डेथ आफ्टर रेशियल स्लर्स। उसको ना चिंकी बिकॉज मैं खुद दिल्ली में रह के मैंने तैयारी करी, तो वहां पर मैंने बहुत ही कॉमनली देखा है कि कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न जो वहां के जो हमारे भाईबंद आते हैं तो उनको चिंकी करके ऐसा बोला जाता है, छेड़ा जाता है, बोला जाता है, चाइनीज बोला जाता है। तो दीज आर वेरी डेरोगेटरी टर्म्स दैट वी यूज अगेंस्ट देम। एंड उस पर 2014 के इस केस के बाद ये काफी बड़ा हो गया था केस। उसके बाद ये बसबुरा कम्युनिटी, राइट, ये कमेटी, नॉट कम्युनिटी, आई एम रियली सॉरी, कमेटी, ये कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी और इस कमेटी के कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऐसा आए थे जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। रिचर्ड के रिगार्डिंग भी जो मणिपुर से बिलोंग करते थे, बेंगलुरु के अंदर उनके साथ हुआ था। तो इस तरह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर ऐसे कई तरह के एग्जांपल्स है। सी कोरोना वायरस, क्योंकि 2020-21 के अंदर जब कोविड आया था तो आप किसी नॉर्थ ईस्ट इंडियन को देखकर आप कहते कि अरे ये कोरोना वायरस आ गया है। तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी है, वेरी सैड दैट दीज पीपल हैव टू लिसन दीज टर्म्स विदाउट एनी रिटेलिएशन। नाउ 2021 के अंदर भी गुड़गांव के अंदर हुआ था, वर्बल अब्यूज होने लग गया था, फॉरेन वायरस, राइट, कोविड का उस समय जब पूरा दौर चल रहा था, फॉरेनर्स कह उनको बोला जाता है, इलीगल माइग्रेंट्स कहा जाता है ना, रोहिंग्यास कह लो। तो इस तरह की बात उनको सुनी जाती है जबकि वो एक्चुअल में है नहीं, फिर भी उनको इतना सुनना पड़ता है। एंड दैट पर्सन हैज टू से कि आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। आई फील जेन्युइनली वेरी सैड अबाउट दिस पीपल। नाउ देन चकमा यूथ जो भी देखा हमने, राइट, नाउ दिस इज द कमिटी आई वाज टॉकिंग अबाउट, बेसबरुआ कमेटी। इस कमेटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए थे जिसको लेकर आई थिंक अभी की सरकार थोड़ा सा हल्का सा अवेयर हुई है इसको लेकर। राइट, देखते हैं। रीच टू नॉर्थ ईस्टर्न पीपल वाया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब
यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, राइट, देन OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो भी मूवीज बनते हैं, जो भी हम सीरीज देखते हैं, उन सभी के अंदर यू नीड टू रिप्रेजेंट द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। उनको बहुत अच्छी नजरिए से उनको दिखाने की जरूरत है। बॉलीवुड इज अ वेरी बिगेस्ट सॉफ्ट पावर इन इंडिया एंड ग्लोबली ऑल्सो। सो अगर बॉलीवुड के अंदर काफी अच्छी चीज अगर नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को लेकर आएगी तो डेफिनेटली जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा बदलेगा, वो एक्सेप्टेंस, जो बिलोंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो थोड़ी जनरेट होना शुरू होगी। राइटली पॉइंटेड आउट द नोडल पुलिस स्टेशंस जगह जगह एस्टैब्लिश करने की बहुत जरूरत है। डेडिकेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूशन डेडिकेटेड करने की जरूरत है। एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन करने की जरूरत है। एक अलग से ब्रांच, एक अलग से सेक्शन खोलने की जरूरत है जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न जो केसेस हैं इनको लेके डील करते हो। लीगल अवेयरनेस होनी जरूरी है यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स के अंदर। इनफैक्ट है ना, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हमारे बच्चे होते हैं जो कि लेट्स से 8th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में है, तो इंटर कॉलेजिएट ऐसे प्रोग्राम्स होने जरूरी है। ऑनलाइन, आज तो ऑनलाइन की इतनी अच्छी सुविधा है तो ऑनलाइन भी होना चाहिए एंड ऑफलाइन भी होना चाहिए। इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए जहां पर जो नॉर्थ ईस्टर्न जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहां से बच्चों को इन्वाइट किया जाए, फिर हम वहां पर जाए एज एन इन्विटेशन इन अ वर्कशॉप, इन अ कॉन्फ्रेंस और इन अ सेमिनार और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये काफी हद तक चीजों को बैलेंस करने में हेल्प करेगा इन द सोशलाइजेशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। विक्टिम रिलीफ फंड एक होना चाहिए। अब जैसे चकमा, हालांकि देखो ये बहुत नॉर्मल सी ये ना, कहते हैं ना, प्रलोभन की तरह बात करते हैं कि चलो ठीक है ये हुआ आपके साथ, आपको इतने पैसे दे देंगे। पैसा आपका दुख खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हद तक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर थोड़े से दुख कम जरूर कर सकता है। तो इसलिए विक्टिम रिलीफ फंड होना जरूरी है। स्पोर्ट्स प्रमोशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यस डेफिनेटली, जो कि हमने देखा भी है कि मणिपुर के अंदर स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है, खुली है, और वहां पे ज्यादा स्पोर्ट्स टूरिज्म बड़ा है। तो फॉर द स्पोर्ट्स टूरिज्म बहुत जरूरी है। हमने देखा भी है कि फुटबॉल के अंदर, विच इज द नेशनल क्रेज है, इस खेल को लेके लोगों के अंदर काफी ज्यादा उसको लेकर उत्साहित रहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन में थोड़ा ज्यादा है। ओके, तो स्पोर्ट्स प्रमोशन करने की जरूरत है। ये सारी इस कमेटी के रिकमेंडेशंस थी। ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जो कमेटी ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये साउथ इंडियंस भी, अब क्योंकि हम नॉर्थ ईस्टर्न रेसिज्म की बात करें तो थोड़ा साउथ इंडियन भी देख लेते हैं। थोड़ा कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडियन के अंदर हमने देखा ये मद्रासी जिनको कहलाया जाता है। अब नाउ मैं खुद बेंगलोर में 3-4 साल रहा हूं अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो वहां पर मैंने देखा है कि केरलाइट्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम तमिलियंस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कन्नडिगास, राइट। और फिर आंध्रा से काफी उनकी भाषा अलग है, उनकी स्क्रिप्ट अलग है, उनकी लिपि अलग है, उनके खाने का वेराइटी भी काफी ज्यादा है। बट फिर भी नॉर्थ इंडियंस को ऐसा लगता है कि सारे जो साउथ इंडियंस में जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं मद्रासी है, तो हम उनको जनरलाइज करके टर्म यूज करते हैं, दैट इज मद्रासी। एंड मद्रासी इन इटसेल्फ इज अ वेरी रेसिस्ट टर्म, जो कि डेवलप हुआ था कब, ब्रिटिश के टाइम्स पर। ब्रिटिश के टाइम पर हमने एक कॉमन टर्म दे दिया कि मद्रासी इन दैट वे, राइट। सो अगेन, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक रेशियल होमोजेनाइजेशन कल्चर, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। कन्नडिगास, तमिल, साउथ इंडियन, ठीक है। मलयाली नर्सेस के खिलाफ काफी ज्यादा हरेसमेंट होता, वर्क प्लेसेस पे हरेसमेंट हुआ था। एक चीज और आपने देखी होगी ये चीज कि राजस्थान में आपने जितने भी अगर नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे वहां के जो लोग हैं, जब भी वो राजस्थान में आते हैं, फिर कहीं पर दिल्ली आपने देखा होगा, तो मोस्ट आपने देखा होगा कि दीज पीपल आर एक्टिवली अपॉइंटेड एज द रिसेप्शनिस्ट। आप किसी होटल में जाएंगे, किसी क्लब में जाएंगे, तो वहां पर उनका एज अ रिसेप्शनिस्ट को वहां पर जगह दी जाती है। फिर किसी मसाज, किसी मसूस, इस तरह के जो जगह होती है, वहां पर उनको एक्टिवली उनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन नॉट फॉर अदर थिंग्स, है ना। आई थिंक एक एग्जाम्पल मैंने देखा भी था कि जहां पर एक महिला कंप्लेंट ये कर रही थी कि जब भी हमको चेयर गर्ल्स की जरूरत होती है, जब भी किसी कम्युनिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है चेयर गर्ल्स की, या फिर लेट्स से बार डांसर्स की, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न जो गर्ल्स हैं उनको ही ढूंढते हैं। नाउ अगेन दिस आर वेरी रेसिस्ट पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, सो तमिल वेंडर्स, दीज आर सम ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल। राजस्थान के अंदर भी 2022 के अंदर हुआ था, उनको आउटसाइडर माना जाता है। तो इस तरह से कई चीजें होती है जो कि देश को एकाग्रता करने में, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को फेल कर रहा है। चलिए, दीज आर द एग्जांपल्स वी आर डन विद। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ दिस क्लास। ओके, अब क्योंकि ये पूरा मुद्दा सोशल इश्यू का है, तो हम इस पर बात करेंगे फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। कोशिश करेंगे कुछ सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, कुछ पर्सपेक्टिव्स है, उनको अच्छे समझने की हम कोशिश करेंगे, राइट। नाउ इन ग्रुप बायस, इवोल्यूशनरी टेंडेंसी। देखिए, जब हंटर्स एंड गैदरर्स की जो सोसाइटी थी उसके अंदर बाय नेचर, बिकॉज यहां पर मैं बोलूंगा इट्स एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस, दीज आर दी
These are the anthropological reasons. Ethnic differences. So little racial hierarchy. Of course, देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ रेसेस होते हैं जहां पर उनकी बिल्ड अलग होती है, चेहरा अलग होता है ना। आप कितना स्पीड से भागते हैं, आपकी बिल्ड कैसी है, आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, ये कई चीज आपके जीन्स पर, आपके रेस पर डिपेंड करती है। दिस इज साइंटिफिक। लेकिन उस आधार पर एक हायरार्की क्रिएट करना, किसी और को नीचा समझना, किसी और को ऊंचा समझना, दिस पर्सपेक्टिव इज रॉन्ग। What I'm trying to explain over here is that कि if I'm teaching right now over here, अगर मान लीजिए मेरे कैबिन के अंदर अगर कोई भैया आते हैं जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं ना, उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। लेकिन अगर मैं ये मानने लग जाऊं कि मेरा काम उनके काम से ज्यादा सुपीरियर है या उनका काम मेरे काम से ज्यादा निचले स्तर का है, दिस इज रॉन्ग। तो यही पर्सपेक्टिव वहां से हमारे साइकोलॉजिकल हमारे डेवलप करना कब से शुरू हो गया था? थ्रू एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस। इट्स अ इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इवोल्यूशन जिस तरह से हुआ है, हमारे अंदर रेसिज्म की जो भावना है वो इनएडवर्टेंटली, आप चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते हैं, वो आपके दिमाग में आएगी ही आएगी और आगे चल के वो इस तरह का विकराल रूप ले लेती जब इस तरह के जो केसेस हम देखते हैं। एग्रीकल्चर सरप्लस तो कई बार होता है क्लास और पावर को भी निर्धारित करता है कि डिफरेंट रेसेस के लोग अगर एक जगह रह रहे हैं तो कई रेसेस होती है जो पावर को करती है ना, पावर को सिंबलाइज करती है, सिग्निफाई करती है, क्लास को सिग्निफाई करती है। हिटलर का जो पर्सपेक्टिव था दैट वाज एंटायरली अबाउट द पावर स्ट्रक्चर। ओके, सुपीरियोरिटी बेसिस कि आर्यंस आर सुपीरियर देन ज्यूज। तो वो जो पावर स्ट्रक्चर है, वो जो सिंबल है, वो जो साइन वो जो जनरेट करना चाह रहे हैं रेसिज्म के थ्रू, ये यहां से आता है, राइट? कॉलोनियल इरा, रेस इन्वेंटेड टू जस्टिफाई डोमिनेशन। नाउ दिस इज वेरी पर्टिनेंट ओवर हियर। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले भारतीयों को यह महसूस कराया कि आप रेशियली सबसे ज्यादा इंफीरियर हैं। आप किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी समुदाय को अगर आप उनकी आइडेंटिटी को लेकर ही शर्मसार करना शुरू कर देंगे तो साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली वो वैसे ही दबना शुरू हो जाएंगे ये, और वहीं से आप डोमिनेट करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको किसी एरिया में राज करना है, आपको किसी एरिया में पकड़ बनानी है, तो सबसे पहले वहां के लोगों को यह महसूस करा दो कि वो जो है वो इंफीरियर है, जो उनकी जड़ें हैं, जो उनकी नस में, जो जहन में चीजें हैं, वो सब इंफीरियर है अपार्ट फ्रॉम दी। तो ये कहां से आए? दिस इज द रेशियल जस्टिफिकेशन जो वो इस तरह से अपने रूलिंग को, अपने कॉलोनियल एरा को डोमिनेट करने के लिए यूज करते थे। अब यही चीज हमारे यहां से आई है। नाउ दिस पर्सपेक्टिव इवेंचुअली केम, अब यही चीज फिर कास्टिज्म में भी आ जाती है, राइट? यही चीज फिर हिंदू मुस्लिम में आ जाती है। यही चीज कई जो डिफरेंशिएशंस है, कई जो स्ट्रेटिफिकेशंस है सोसाइटी के, कई तरह के हायरार्की है जो सोसाइटी के अंदर, उन सब के अंदर आ जाता है, राइट? चलिए 19वीं सेंचुरी के अंदर सूडो साइंटिफिक रेशियल थ्योरीज, सूडो साइंटिफिक रेशियल थ्योरीज निकाली गई थी। जैसे हिटलर ने निकाल दी, है ना, कि जूस और एलिमिनेट ऑल जूस, है ना, जूस आर रैट्स। इस तरह की सूडो साइंटिफिक, जो कहने के लिए साइंटिफिक है बट दोज आर एक्चुअली नॉट साइंटिफिक, मतलब काफी ज्यादा बहुत ही भद्दी टिप्पणी की गई है वैज्ञानिक तौर पर जब आप इस तरह की बातें करते हैं, राइट? इंग्लिश पीपल केम अप विद द थ्योरी कॉल्ड व्हाइट मैन्स बर्डन। मैं आपको आगे बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन अच्छे से। तो व्हाइट मैन्स बर्डन इज अ थ्योरी, व्हाट इज दैट? सूडो साइंटिफिक रेशियल थ्योरी। ओके, चलिए, रेसिज्म इज एज अ टूल ऑफ पावर, ठीक है? तो ये पावर को सिंबलाइज करता है, राइट? ये बहुत बड़ा साइन है कि जिसकी रेस बड़ी होगी, जिसकी रेस ज्यादा सुपीरियर है, वो पावर का सिंबल है। ओके, स्लेवरी अगेन पावर स्ट्रक्चर, कॉलोनियलिज्म पावर स्ट्रक्चर, नेशन स्टेट्स, कैपिटलिज्म पावर स्ट्रक्चर, राइट? अब देखिए फंक्शंस ऑफ रेसिज्म, सॉरी, जस्टिफाइड एक्सप्लॉयटेशन। स्लेवरी ने एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई कर दिया, है ना? भारत के अंदर भी पहले दासी सिस्टम था, है ना? दास सिस्टम एंड स्लेवरी में ज्यादा फर्क नहीं है, ऑफ कोर्स टेक्निकल डिफरेंसेस है, बट अगर जनरलाइज करके देखो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन दासी के अंदर आप अगले से सेवाएं लेते हो, लेकिन उसको बिना ह्यूमिलिएट करे, उसको नीचा महसूस कराए। स्लेवरी में क्या होता है, आप उनको कन्विंस कर देते हैं कि आप जिस कम्युनिटी में, जिस ट्राइब में आपने जन्म लिया है, ये ट्राइब पैदा ही सेवा करने के लिए हुई है और ये सेवा हमारी ट्राइब के लिए करेगी। तो जैसे ही आपका जिस जगह आपका जन्म हुआ है वही तय कर देगी कि आपको स्लेव बनना है या फिर आपको मास्टर बनना है। तो दिस इज स्लेव। ये आपको जो आपका शोषण है उसको जस्टिफाई कर देता है, उसको एकदम सही नजरिए से उसकी वकालत करता है कि जो हम आपका शोषण कर रहे हैं वो क्यों सही है। कॉलोनियलिज्म मॉरल कवर फॉर कॉन्क्वेस्ट, मॉरल कवर क्योंकि व्हाइट मैन्स बर्डन, है ना? मैंने क्या बोला? व्हाइट मैन्स बर्डन।
ये उन्होंने मॉरल अपने ऊपर बर्डन लिया है कि यार ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको इन लोगों का भला करना है, भगवान ने हमको भेजा है ताकि हमको इन लोगों का भला करना है। अब ये जो चीज है ये क्या कर रहे हैं, ये मॉरल कॉन्क्वेस्ट है, ये आपको मॉरली हाईजैक कर रहे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। किनको? इंडियंस को। व्हाइट मैंस बर्डन अगेन फॉर अफ्रीकन ऑल्सो। जो चीज अंग्रेजों ने या फिर यूरोपियंस ने जो करी है अफ्रीकन के ऊपर, इंडियंस के ऊपर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों के ऊपर, वो उनको महसूस करा दे कि हम लोग आपका भला करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप लोगों को खाना पीना आता नहीं है ना, आपको जीना नहीं आता है, आपको पहनने का तरीका आता नहीं है, तो हम लोग हैं, हम लोग आपको सिखाएंगे कि पहनने का तरीका ऐसा। तो ये हमको भगवान ने दिया हुआ हमको बहुत बड़ा बर्डन है, हमारी जिम्मेदारी है कि आपको लेकर हमको ढोना है। तो आपको मॉरल एंगल दे दिया और आपको खुद को सुपीरियर भी दिखा दिया, इस तरह से आप पे डोमिनेट कर लिया। हमारे कॉन्शियसनेस में ये चीज आ गई है कि हम लोग इंफीरियर हैं। नाउ ओके, सोशियोलॉजी, व्हाई रेसिज्म परसिस्ट। अगर हम सोशियोलॉजी की बात, सोशलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन? अगर आप समाजशास्त्र में बात करते हैं तो इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस रिगार्डिंग व्हाट? प्रोसेस ऐसा कि जिस घर, समाज, परिवार में हम जन्म लेते हैं वहां पे हमको किस तरह के संस्कार मिलते हैं, किस तरह की नर्चरिंग होती है। नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट इंडियन सोसाइटी में डोंट यू थिंक कि हमारी यहाँ की जो जो मिडिल क्लास जो हमारी सोच है वो यही नहीं है कि लड़की गोरी होनी चाहिए, है ना, लड़की के नयन नक्षत्र सुंदर होने चाहिए तो ही ठीक रहेगा, लड़का लंबा होना चाहिए, है ना, टॉल डार्क एंड हैंडसम। ये डेफिनेशन कहां से आ रही है? ये जो डेफिनेशन है टॉल डार्क एंड हैंडसम या फिर लड़की सुंदर होनी चाहिए, है ना, उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी कौन सी बुरी कौन सी, हाउ वुड यू डिसाइड वो सुंदर है या नहीं है? ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है ना। लेकिन हमारे अंदर कैसे दिखा दिया कि अब जैसे फेयर एंड लवली के जो ऐड आते हैं, फेयर एंड लवली के ऐड आ गए, अब उस ऐड से ये आपको दिखाया गया है कि अगर आप गोरे हो, अगर आप एक क्रीम यूज करोगे तो गोरे हो जाओगे। क्या कोई ऐसी क्रीम है जो आपको टैन करे, जो आपको थोड़ा आपका रंग को दबाए? नहीं, बिकॉज हमारे अंदर रेसिज्म का या फिर सुपीरियोरिटी का कौन सा भाव है कि लड़की गोरी होनी चाहिए, है ना, उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम ही हमारे बच्चों के अंदर, हमारे समाज के अंदर इस तरह की बातें फीड करते रहते हैं। आज हम कितने भी पढ़ लिखे जाए लेकिन फिर भी घूम फिर कर हम रेसिज्म पर ही आते हैं, है ना। मद्रासी, अरे वो तो बहुत काले होते हैं। ये जो नजरिया है ये बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। तो दिस इज सोशलाइजेशन लर्न इन फैमिलीज, मीडिया, जो हम टीवी पे देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूं, मूवीज में देखते हैं। हैव यू एवर सीन कोई ऐसी मूवी जिसके अंदर हीरो बहुत गोरा है और हीरोइन बहुत काली रखी है? होगा, मे बी, शायद मेरी नॉलेज में नहीं होगा, बट अगर आपको, बट मैंने ऐसा नहीं देखा है, एज फॉर माई पर्सनली मैंने ऐसा नहीं देखा है। तो इस तरह के पर्सपेक्टिव है, लड़का कैसे भी हो जाए लेकिन लड़की सुंदर होनी चाहिए, है ना। दीज आर रेशियल सोशलाइजेशन से आता है। इंस्टीट्यूशन, पॉलिसिंग, ना, पुलिसिंग, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी ये होता है। मॉडलिंग कह लो आप, है ना, मॉडलिंग में क्या होता है, कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं, अगर आपकी कद काठी इतनी है, आपका रंग इस तरह का है, तो रेसिज्म का भाव यहां से आ जाता है। लैंग्वेज, भाषा, है ना, कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम भाषा के तौर पर रेसिज्म देखने को मिलता है। यार इस इंसान को हमारी भाषा नहीं आती है, यहां पर नहीं जमेगा, ये यहां पर बैठ नहीं सकता ये, तो इसको आप प्रेफरेंस नहीं देते हो, गिवन दैट कि उसके पास सारी क्वालिफिकेशन है, बट फिर भी आप उसको सेलेक्ट नहीं करते हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट। कल्चरल हायरार्की, है ना, कलरिज्म, एक्सेंट बायस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉर्थ, जो मेन लैंड इंडिया से, जो नॉर्थ, जैसे हम नॉर्थ इंडियंस हो गए या फिर साउथ इंडियंस हो गए, हर एक इंसान का इंग्लिश का लेके एक्सेंट अलग है। अगर मैं आपके साथ, इफ आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, सो आई हैव अ पर्टिकुलर एक्सेंट, राइट। इफ अनदर पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया, ही हैज डिफरेंट एक्सेंट। इफ एनी पर्सन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड दैट पर्सन इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर, सो ऑल दीज पीपल इन इंडिया फ्रॉम वेरियस रीजन्स, दे ऑल हैव डिफरेंट एक्सेंट्स। बट व्हेन यू स्टार्ट जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेंट ऑफ दैट इंग्लिश लैंग्वेज, वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हो सकता है इंग्लिश के कई शब्द है जो मैं खुद गलत प्रोनाउंस करता हूंगा, क्योंकि मेरा एक्सेंट वो नहीं है, मेरी जबान की बनावट बचपन से ऐसी नहीं हुई है कि मैं उस शब्द को अच्छे तरह से प्रोनाउंस कर सकूं। एक्सेंट के बेसिस पर भी आपके साथ बायस होता है, आपके साथ भेदभाव होता है। अगेन दिस इज सोशलाइजेशन, है ना। आपने कई बार देखा, मजाक की बात है, आपको किसी ने छेड़ दिया, बोल दिया कि यार इस वर्ड को ये नहीं बोलते, इसको वर्ड को ये बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा इंफीरियर फील कर जाते हो, यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। अगेन बायसनेस, राइट। चलिए नाउ, सो हाँ, ये एक बहुत ही मेरे को फेमस मीम लगा। सो आई वाज प्रिपेयरिंग दिस लेक्चर, तो मुझे लगा कि शायद बता, दिस मीम, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अभिषेक उपमन्यु, ये बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो इन्होंने अपनी कॉमेडी के अंदर बहुत ही मजाक के अंदर एक छोटा सा वाकया बताया था कि एक पर्सन सेड टू द अनदर पर्सन दैट यू आर ब्लैक, आप तो काला है, ठीक है। अब वो इंसान जाता पुलिस वाले के पास कि उसने मुझे काला बोला। सो पुलिस वाला, दैट पर्टिकुलर कांस्टेबल, ही इज नॉट टेकिंग दैट पर्टिकुलर कमेंट वेरी सीरियसली। रेसिस्ट कमेंट है, लेकिन वो पुलिस वाला क्या बोल रहा है, यार तू काला है तो तुझे काला ही बोलेंगे। सो एक जोक बनाता है इसके ऊपर, काफी लोगों ने इस पर अच्छा रिएक्ट किया, सब कुछ है, इन्होंने मजाक में बोला, बट रियलिटी में ये सोसाइटी की रियलिटी भी है।
इजंट इट? समाज में यह रियलिटी भी है कि अगर आप कोई आपको काला बोले और आप पुलिस के पास चले जाए कि उसने सर मुझे काला बोला, आपके ऊपर जो रेसिस्ट रिमार्क करा है उसको सीरियस नहीं लेंगे। अगर मैं किसी नॉर्थ ईस्ट इंडियन को मोमो कह दूं या चाइनीज कह दूं और वो कंप्लेन कर दे पुलिस में जाके, मे बी शायद पुलिस वाले उसको इतना सीरियस न ले। तो ये दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। एनीवेज, ओके, सोशलाइजेशन मैंने आपको समझा दिया है। रेस कॉन्शियसनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लेक्चर, ठीक है, बिकॉज हम मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं रेस कॉन्शियसनेस की, आई गिव यू 2 एग्जांपल्स। फर्ज कीजिए कि आप किसी बस में जा रहे हैं, है ना, या आप किसी मेट्रो ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। देयर आर 2 गाइज स्टैंडिंग ओवर देयर, अ ब्लैक पर्सन फ्रॉम अफ्रीका, है ना, उसका कलर दबावा है, वो दिखने में थोड़ा डार्क है, डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, वो आदमी खड़ा है। एंड दैट गाय इज काफी फॉर्मल सूट पहन कर, टाई वाई लगा रखी है। लेकिन अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो कि सर ये मेट्रो कहां तक जाएगी, सर कहां उतरेगी, तो मे बी शायद आप उससे पहले संपर्क न करेंगे, आप किसी दूसरे इंसान संपर्क करेंगे, बिकॉज आपके अंदर सबकॉन्शियसली, है ना, एक नर्चरिंग कर रखी सोशलाइजेशन में कि यार इस इंसान को मे बी शायद पहले से पता नहीं होगा। आपके अंदर से ही पहले वो भाव आ जाता है कि ये इंसान मुझे इस बात का जवाब नहीं दे सकता, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी, और ये मैं जानबूझ के नहीं कह रहा कि जानबूझकर आप ऐसा करते हैं, नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस में डेवलप हो चुकी है थ्रू सोशलाइजेशन, जो कि मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपसे डिस्कस किया था। इस वजह से रेसिज्म काफी ज्यादा प्रमोट हो जाता है जाने अनजाने के अंदर, है ना। मैं आपसे एक और एग्जांपल आपको देता हूं। इफ श्रीलंकन गाय, श्रीलंका, क्योंकि ये कुछ देश हैं जो इंडिया से कम डेवलप्ड है, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। मॉलडीव्स हो गया, है ना, या लेट्स से कि कोई दूसरा देश हो गया ना, अगर वो लोग, लेट्स से अगर बांग्लादेश बोले कि यार इंडियंस के हमको इनके साथ रहने है और बहुत ही हम पर रेसिस्ट रिमार्क करे बांग्लादेशी, क्या हमको बुरा लगेगा? टेल मी ऑनेस्टली, आपको बुरा लगेगा अगर कोई पिछड़े देश का, पिछड़े वर्ग का, पिछड़ी ट्राइब का इंसान अगर आपको किस तरह का रेशियल कमेंट करता है, क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं, आप उसको हंस के टाल दोगे, करेक्ट। बट अगर कोई यूरोपियन आप पे रेसिस्ट रिमार्क करे, है ना, अगर कोई ऑस्ट्रेलियन, कोई अमेरिकन आप पे रेसिस्ट रिमार्क करे, तो आपको बुरा लगेगा। व्हाई? ये आपको बुरा इसलिए लग रहा है बिकॉज आपने सबकॉन्शियसली उस इंसान के रिमार्कों को सीरियस ले लिया है, बिकॉज आपको पिछले 150-200 साल से यही समझाया गया है कि यूरोपियंस वर सुपीरियर फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट पीपल, फ्रॉम ब्राउन पीपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो हायरार्की जो कि सोशली, इसे मैं कह रहा हूं रेशियल कॉन्शियसनेस। आपके सबकॉन्शियस में चीज इतनी इस लेवल पर बैठ चुकी है कि आप उसको चाह कर भी उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। आपने कितने अंग्रेज देखोगे भारत के अंदर, नाउ दे हैव नो आइडिया अबाउट इंडिया, दे हैव नो आइडिया अबाउट एनी सब्जेक्ट और एनी फील्ड, बट स्टिल दे आर जस्ट विजिटिंग एंड वी आर ट्रीटिंग देम एज सेलिब्रिटीज। करना चाहिए, अतिथि देवो भव बिल्कुल करना चाहिए, बट उनको सुपीरियर मानकर ट्रीट अच्छा नहीं करना चाहिए, उनको बराबर मान के बहुत अच्छा ट्रीट करना चाहिए। दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग दैट वी ऑल शुड मेक क्लियर इन आवर हेड, कि किसी इंसान को अगर आप अच्छा ट्रीट कर रहे हो तो उसको बराबर समझ के उसको अच्छा ट्रीट कीजिए, ना नीचा समझ के, ना ऊंचा समझ के, बराबर समझ के, राइट। चलिए, तो रेशियल कॉन्शियसनेस से मैं आपको ये पूरी बात समझाना ही ऐसे चाह रहा था। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सोशियोलॉजी के अंदर एक थ्योरी है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मीनिंग इज प्रोड्यूस थ्रू डेली इंटरेक्शंस एंड सिंबल्स। रोजमर्रा की लाइफ में जब आप किस तरह के सिंबल्स देखते हो तो उसके थ्रू आप उनके मीनिंग्स निकालना शुरू करते हो। आपने कोई सिंबल देखा, कोई साइन देखा, उस साइन को देख के आप सिंबल निकालते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइडिंग अ बाइक और अ 4-व्हीलर एंड यू आर सीइंग दैट देयर इज अ रेड साइन ऑन द ट्रैफिक लाइट एंड द ग्रीन साइन, तो ग्रीन का मतलब क्या है? गो अहेड, रेड का मतलब स्टॉप, डेंजर, राइट। सो दीज आर थ्रू सिंबल्स वी आर जनरेटिंग मीनिंग। ओके, चलिए, तो इससे रेसिज्म ऐसे ही जनरेट होता है। आपने क्या कर दिया, है ना, आपने क्या कर दिया? मोमो, है ना। नाउ मोमोज इज अ साइन ऑफ अ फेमस डिश ऑफ चीन के कल्चर में, चीन की सभ्यता में जो मोमोज खाने का जो प्रचलन है, जो ये कल्चर, फूड कल्चर है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपने क्या कर दिया कि नॉर्थ ईस्टर्न, बिकॉज दे लुक लाइक अ चाइनीज, यू आर स्टार्टेड कॉलिंग देम मोमोज, है ना। इट्स लाइक कि अगर आपको कोई, इफ आई एम राजस्थानी, अगर मान ले मैं चला जाता हूं, लेट्स से नॉर्थ ईस्ट चला जाता हूं, वो मुझे ऐसे बोले अरे दाल बाटी इधर आ, है ना। किसी बिहारी को अगर आप ऐसा बोलो अरे लिट्टी चोखा इधर आ लिट्टी चोखा, तो दीज आर रेशियल कमेंट्स, इजंट इट? वो आपके आइडेंटिटी का मजाक बना रहे हैं। दिस इज रेशियल कमेंट। वो आपकी आइडेंटिटी का, आपके कल्चर का मजाक बना रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। तो ये है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। आपने दाल बाटी, लिट्टी चोखा, है ना, मोमोज को साइन बना दिया है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़कर, और फिर आप उसके तरह उसको कॉल आउट कर रहे हैं। तो दिस इज अगेन लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी भी होती है जब आप किसी व्यक्ति को लेबल कर देते हैं,
है ना, या किसी समुदाय को लेबल कर देता है, किसी कम्युनिटी को लेबल कर देता है, दैट इज लेबलिंग थ्योरी। अगर आपने किसी कम्युनिटी के ऊपर लेबलिंग कर दी कि यार ये कम्युनिटी तो ये तो टेररिस्ट ही होते हैं, दिस इज लेबलिंग विच इज नॉट गुड। अगर आप किसी कम्युनिटी को लेकर यार ये तो बहुत ही कट्टर ही होते हैं, ये तो बहुत कट्टर होते हैं और ये तो बहुत ही एकदम अंधभक्त होते हैं, अगर आप इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो अगेन दिस इज लेबलिंग, है ना। आपने नॉर्थ ईस्ट को लेकर कोई कमेंट कर दिया तो दीज आर सम ऑफ द लेबलिंग्स। अगर आप मान लीजिए जैसे बड़े बिल्डर्स हो गए, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, अगर आप उनको चीज लेके बोलते हैं कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये तो करप्ट होते हैं, ये तो करप्ट ही होते हैं, नेता हो गए, आपने नेताओं को एक शब्द बोल दिया कि करप्ट, तो व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज लेबलिंग। और ये जो शब्द दिया है ये किसने दिया है, हावर्ड बेकर ने, right? Howard Baker has given this particular word called labeling. So this labeling theory, जब आप किसी बच्चे को बोलते हैं यार तू तो चोर है, तू तो चोरी ही करता है ना, तो फिर वो बच्चे के सबकॉन्शियस में आ जाता है कि मुझे बदनाम कर ही दिया है, मैं बदनाम हो गया हूं, तो क्यों ना मैं अब चोरी कर लूं, है ना। तो लेबलिंग थ्योरी कई बार इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस भी सोसाइटी के अंदर डेवलप कर देता है। आउटसाइडर, फॉरेनर्स, दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न एंड माइग्रेंट्स, चाइनीज, इलीगल, दीज आर सम ऑफ द लेबलिंग थ्योरी के एग्जांपल्स हैं। तो दीज आर रेलेवेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। मोमोस को मैंने दिया, ये साइन हो गया, है ना, ये यहां पर आ जाएगा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाला, ठीक है। और ये हो गया ब्रेक द स्टीरियोटाइप। आपने एक स्टीरियोटाइप डेवलप कर दिया है कि इस पर्टिकुलर रीजन के लोग तो चोरी होते हैं, है ना। देयर आर सर्टेन कम्युनिटी, जैसे भील कॉप्स बनाया था अंग्रेजों ने आके, क्या बोला था कि ये जो लोग होते हैं, मार्शल कॉम जो कॉन्सेप्ट है ना, अंग्रेजों ने क्या करा था, मार्शल कॉम का कॉन्सेप्ट दिया था कि यार इस पर्टिकुलर जाति के लोग, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, जैसे सिख हो गए, है ना, राजपूत हो गए, ये तो मार्शल कॉम है। और बाकी कम्युनिटीज का क्या, आपने दलितों को तो ये दिखा दिया, उनको ये कन्वे कर दिया कि आप इसके लायक नहीं है। तो अगेन व्हाट इज दिस, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। पहले से ही किसी समुदाय, किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक धारणा बना लेना, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। सो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ लेबलिंग थ्योरी, ओके। एंड इट इज डेफिनेटली डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद रेसिज्म थ्योरी व्हाट वी आर विटनेसिंग टुडे इन आवर कंट्री। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी मैं आपको पहले बताया था मैंने, राइट। कल्चरल रेसिज्म, है ना। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी मतलब कॉलोनियल, जब जो कॉलोनियल टाइम जब पूरा गया, अंग्रेजों का जमाना गया, उसके बाद भी कुछ थ्योरीज डेवलप हुई थी जो कि इस बारे में बात करते हैं। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, ठीक है। इंटरनल ओरिएंटलिज्म कंस्ट्रक्ट सम इंडियन रीजन्स एज बैकवर्ड और लेस बैकवर्ड इंडियन रीजन्स। इसमें क्या है, जैसे अगर आपने देखा हो, देयर इज वन वर्ड कॉल्ड बीमारू। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो बीमारू है, आई होप यू नो व्हाट इज बीमारू, राइट। बिहार हो गया ये, है ना, बिहार से कहते हैं, मध्य प्रदेश से कहते हैं, राजस्थान से कहते हैं, यूपी से कहते हैं, है ना, तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ हो गया। तो दीज आर सम ऑफ द, दीज आर सर्टेन स्टेट्स जो कि आपने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर डेवलप कर दी कि दीज आर द स्टेट जो कि काफी बैकवर्ड है। अब आपने क्या कर दिया है कि एक बिहारी को लेकर आपने स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लिया है, एक राजस्थानी को लेके मारवाड़ी, है ना, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, मारवाड़ी बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, या आपने ना कह दिया जो बनिया होते हैं बहुत कंजूस होते हैं। दीज आर लेबलिंग एंड दीज आर रेशियल स्लर्स, आप उसको रेशियल स्लर, और वहीं से चीजें पनपती हैं। जब ये बातें आगे चल के जब बड़ा रूप, विकराल रूप लेती हैं, तो ये आगे जाके रेसिज्म जैसे ही मुद्दे बनते हैं देश के अंदर, राइट। तो बीमारी ये हो गई, दिस वुड कम अंडर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। कल्चरल रेसिज्म, है ना, रेसिज्म जस्टिफाइड थ्रू कल्चर इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी। आपको उसके फिजिकल अपीयरेंस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उससे कल्चर से दिक्कत है ना। इफ अ पर्सन इफ यू आर ईटिंग विद अ कांटा चम्मच से अगर आप खाना खा रहे हो, है ना, अगर आपने फ्रूट्स को भी, केले को भी ऐसे ना चक्कू से काट के, और केले को भी अगर आप ऐसे स्पून से खा रहे हो, तो आपको अरे आप तो बहुत सिविलाइज्ड, आप तो बहुत कल्चर्ड है। लेकिन अगर वही इंसान अगर केले को सिंपल सा खा रहा है, फिर चावल को चम्मच से नहीं खा रहा और वो हाथ से खा रहा है ना, पूरा अपने हाथ तरीके से खा रहा है, जो कि साउथ इंडियन लोग का प्रचलन है, क्योंकि फिंगर से खाने में एक अलग उनका कल्चर है, वो स्पून यूज नहीं करते हैं। तो हमने क्या बोलते हैं, यार ये लोग तो कैसे खाते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से खाना खाते हैं। या फिर कह लीजिए साउथ इंडियंस ने नॉर्थ इंडियंस के लिए कहते हैं कि यार ये लोग कितने, मतलब इनको इंग्लिश भी नहीं आती है। Are you getting my point? The point is that कि आपने अगले के कल्चर को अपने कल्चर से कम समझ लिया है और अपने कल्चर को सुपीरियर समझ लिया है अगले कल्चर से, और उस आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हो कल्चर के आधार पर, रादर देन बायोलॉजी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, ओके। नाउ मॉकरी, आप मजाक बनाते हैं उसका, आप उस कल्चर का मजाक बनाते हैं, ठीक है। सोशल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल्स डिराइव आइडेंटिटी फ्रॉम ग्रुप मेंबरशिप। स्ट्रॉन्ग इन ग्रुप आइडेंटिटी लीड्स टू आउट ग्रुप हॉस्टिलिटी। देखिए, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, साउथ इंडियंस की बात करें, या लेट्स से ना गुजराती पंजाबी की बात करें ना, खालिस्तान वाला जो पूरा इशू था, अब ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इसी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी से जुड़े हुए हैं।
अगर अब आपने किसी भी पंजाबी को देख लिया और आप भी कह दो कि ये तो खालिस्तानी है, तो दिस इज सोशल आइडेंटिटी, क्योंकि वो पंजाबी है। एंड पंजाबियों जो सिख समाज का था, वहां के कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने ऐसा करना शुरू कर दिया था, तो वहां पर वो काफी ज्यादा लेबलिंग करना शुरू हो गए कि जो सारे पंजाबी हो गए। चला था देश में बहुत बड़ी इशू हो गया था कि सारे पंजाबी लोगों के लिए काफी हीनियस हो गया था उन लोगों के लिए कि हम क्या करें, मतलब हम पंजाबी हैं तो, बट वी आर नॉट खालिस्तानी, वी डू नॉट सपोर्ट खालिस्तानी। दे वर जेन्युइनली फीलिंग बैड अबाउट दिस एंटायर सिचुएशन, राइट। लेकिन आपने क्या करता है, उनकी आइडेंटिटी को उनकी सोसाइटी से जोड़कर उन पर लेबलिंग कर दी, उन पर कमेंट कर दिया, राइट। तो आपने इन ग्रुप कर दिया है कि ये हम हैं, ये आप हो, ये हमारे लोग हैं, ये आपके लोग हैं, ये हमारा धर्म है, ये आपका धर्म है, ये हमारा कल्चर है, ये आपका कल्चर है। इन ग्रुप आउट ग्रुप, ये जो कॉन्सेप्ट है अगेन यहां पर अप्लाई हो जाता है, राइट। मेनलैंड वर्सेस नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। ये जो नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड है ना, कुछ लोग कहते हैं, आई वॉज वॉचिंग अ डिबेट बाय जयसाई दीपक, तो उनको किसी ने बोला था कि यू आर अ साउथ इंडियन। सो व्हाट ही सेड वाज वेरी इंप्रेसिव। ही सेड आई एम ए इंडियन फ्रॉम द साउथ, आई एम नॉट अ साउथ इंडियन, आई एम एन इंडियन फ्रॉम साउथ। तो दिस इज द पर्सपेक्टिव यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप लोगों को प्रेजेंट करते हो कि इंडियननेस कहां पर है, रीजनलिज्म कहां पर है। ओके, अगेन दिस पिक्चर, ये पिक्चर आपको कन्वे करेगी व्हाइट मैंस बर्डन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आगे समझाऊंगा, तो वो यही वाली बात है, व्हाइट मैंस बर्डन। आप देखिए, अब देखिए इसके अंदर, है ना, दीज आर व्हाइट पीपल, दीज आर यूरोपियन अमेरिकन पीपल, और ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि हम लोग आपको ढो रहे हैं, है ना, ये अफ्रीकन जो ट्राइबल लोग हैं, हम आपको ढो रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी आपका भला करना है, भाई हमको भगवान ने भेजा आपके भले के लिए। यहाँ पे देखिए आप, है ना, सब कॉन्टिनेंट ब्राउन पीपल। तो ये फोटो जो दिखा रही है व्हाइट मैंस बर्डन को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रही है। नाउ एक और है, इट्स अ पिक्चर ऑफ बर्निंग ऑफ ज्यूज अराउंड, मेड अराउंड 1353। ओके, ये इस साल के अंदर ऐसी कुछ पेंटिंग्स बनी थी जिसके अंदर उनको बोला गया था कि ज्यूज आर ब्लेम्ड फॉर द प्लेग एपिडेमिक, ठीक है, चूहों से जो प्लेग की जो पूरी महामारी फैलती है, जो फैली थी यूरोप के अंदर और कई दफा फैली हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट बड़े बड़े ऐसे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े एपिडेमिक्स ऐसे हुए यूरोप के अंदर जहां पर प्लेग फैला। तो उसके अंदर आपने क्या दिखाया, फोटोज के थ्रू आपने ये जनरेट कर दिया है कि अगर आप ज्यूज को मार देंगे, इफ यू किल ऑल द ज्यूज, प्लेग वुड इवेंचुअली गो। प्लेग का जो कारण है वो ज्यूज है, राइट, समझ में आ गया आपको। तो ये क्या है, ये ऑल दीज आर अक्यूजिंग पॉइजनिंग द वेल्स, आप उनको अक्यूज कर दिया है ना। वेस्ट बंगाल के अंदर भी कुछ लेबलिंग होती है, अगर कोई महिला है, अगर को सोशल लेबलिंग कर दे कि ये तो चुड़ैल है ना, ये तो डायन है, ये तो बच्चे खाती है, इस तरह के दीज आर द जेन्युइन केसेस। हो सकता है हमको फनी लगे, आपको भी हंसी आए, मुझे भी हंसी आए, बट दीज आर द जेन्युइन केसेस दैट वी विटनेस इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जो कुछ कम्युनिटीज, वहां पर ये प्रथा चलती है, किसी औरत को मार दिया क्योंकि उसको चुड़ैल करके डिक्लेयर कर दिया था, है ना, डायन करके डिक्लेयर कर दिया था। दीज आर सम ऑफ द रेशियल स्लर्स कह लो, या फिर आप कह लो स्टीरियोटाइप जो आप क्रिएट कर देते हो। ओके, देन अब इसके अंदर सॉल्यूशंस, क्या सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हमने काफी जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव समझने की सारी बात कर ली, अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। हैवी फाइन्स फॉर रेसिस्ट रिमार्क्स, आपको जेन्युइनली वो जो अभिषेक उपमन्यु वाला मैंने एग्जांपल यूज करा था, उसके अंदर आपको समझने की जरूरत है, पुलिस पीपल शुड टेक सच कमेंट्स वेरी सीरियसली एंड इन पे पेनल्टी फाइन्स बहुत लगाने जरूरी है। मैंडेटरी अपॉलॉजी, है ना, सोशल मीडिया पर पब्लिक अपॉलॉजी इनको करवानी बहुत जरूरी है। दिस वुड माइट मेक एनी डिफरेंस। ब्लैक लिस्टिंग रिपीट ऑफेंडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर इस तरह के जो रिपीटिंगली अगर कुछ ऐसा करता है और अगर ब्लैक लिस्ट में आ गया वो, तो उसको सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज हमारा कल्चर है यहाँ का कि नौकरी वही जो सरकारी, ठीक है। अगर वैसे कर देंगे, अगर ये डर उनके अंदर डाल दिया, तो डेफिनेटली ये चीज कहीं ना कहीं कम होगी। तो लेट्स यूज दिस सोशल फिनोमिना फॉर ब्लैक लिस्टिंग सच फ्रिंज एलिमेंट्स। नो डिस्क्रिमिनेशन रेटिंग फॉर लैंडलॉर्ड्स एंड हाउसिंग एप्स। वेल आई वॉज इन दिल्ली, मैंने कई दफा देखा था, मेरे कुछ अच्छे मित्र जो नॉर्थ ईस्ट से थे, और वो लोग कहते भी थे कि हमको यहाँ पर घर ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही है, फ्लैट्स ढूंढने में, पीजी ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही है, बिकॉज बहुत इजीली हमको अप्रूवल मिलता नहीं है, बहुत इजीली हमको जगह मिल नहीं रही है। दीज आर द जेन्युइन केसेस। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये चीज यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिट बैठ रही है कि नो डिस्क्रिमिनेशन रेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे एप्स के अंदर होता है ना 5 रेटिंग, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग, तो जो भी क्लाइंट है वहां पे एक रेटिंग होनी चाहिए कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन मैंने फील नहीं करा, मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। इस तरह का एक रेटिंग का पॉइंट होना चाहिए जिसकी वजह से हमको ये चीज यहाँ पर मिले। वर्क प्लेस रेसिज्म ऑडिट सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स मिलने बहुत जरूरी है कि जिस संस्था में आप काम कर रहे हो, अगर मैं सम्यक में काम कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर लेटर लिख के दे सकता हूँ मेरे साथ किसी तरह का भेदभाव मैंने महसूस नहीं करा है। तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं ये यहाँ पर दिखाने बहुत जरूरी। इससे कहीं पर क्या रेसिज्म काफी तक कम होगा, डेफिनेटली होगा।
यूनिवर्सिटी क्रेडिट हो गया, नॉर्थ वार्डन हॉस्टल्स, वही पीजी वाली बात हॉस्टल्स में आ जाती है। मैंडेटरी डाइवर्सिटी क्लॉज इन एचआर पॉलिसीज, ह्यूमन, आप जब आप किसी को अपॉइंट करते हो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के अंदर देयर हैज टू बी मैंडेटरी क्लॉज कि आपको डाइवर्सिफाई अपने एम्प्लॉयज को रखना है, अपने जो आपके जितने भी लोग जहाँ काम करते हैं वो काफी डाइवर्स फील्ड से आने जरूरी है, जिसमें कुछ साउथ इंडियंस हो गए, कुछ जम्मू कश्मीर से हो गए, कुछ सेंट्रल इंडिया से हो गए, कुछ वेस्टर्न इंडिया, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से हो गए। तो दिस वुड रिड्यूस द रेसिज्म फीलिंग, है ना। फूड कल्चर को यहाँ पर मेट्रो मॉल्स में होना चाहिए, जितने भी हमारे यहाँ मॉल हैं, मॉल्स हैं बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइज, जयपुर के अंदर कितने नॉर्थ ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स हैं, हो सकता है आपको साउथ इंडियन मिल जाए, है ना, क्योंकि अब वो शुरू हो गया है। साउथ इंडियन नॉर्थ इंडिया के बीच में काफी हद तक जो गैप था वो खत्म होने की कगार पर, और बहुत अच्छी बात है ये। क्या यही गैप हम नॉर्थ ईस्ट के साथ भी खत्म कर सकते हैं? वो कैसे खत्म होगा भाई? उनका जो फूड कल्चर है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, हमारे दाल रोटी को वहां पे ले जाकर इंट्रोड्यूस करो, तो कल्चर एमेलगमेशन होगा, कल्चरल असिमिलेशन होगा, राइट, कल्चरल अकोमोडेशन होगा। तो दीज कल्चरल एमेलगमेशंस वुड डेफिनेटली रिड्यूस द रेसिस्ट फीलिंग्स अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। देन एक्सचेंज प्रोग्राम्स बिटवीन नॉर्थ, जैसा कि आपको बताया मैंने, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं उनके अंदर ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए। आप यहाँ के बच्चों को इतना दूर नहीं ले जा सकते, ऑनलाइन मीट करवा लीजिए, ऑनलाइन एक आइस ब्रेकिंग सेशन करवा लीजिए, ताकि इनके बीच में बच्चों के अंदर कोई किस तरह का कोई गैप ना हो। ओके, कल्चरल इमर्शन की बात मैं कर ही चुका हूं। लैंग्वेज ऑप्शनल, एक हम ये भी किया जा सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसा हम देखते हैं कई सरकारी वगैरह सब जगह अपन थर्ड लैंग्वेज ऑप्शन रखते हैं, तो उस थर्ड लैंग्वेज के अंदर नॉर्थ ईस्ट का भी अच्छा सा ऑप्शन हो कि आप इस लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज एज ऑप्शनल, एज थर्ड लैंग्वेज इन स्कूल्स को भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो जो बच्चे, जैसे हम देखते हैं कि स्कूल्स में होता है ना कि हम फ्रेंच सीख रहे हैं, हम कोरियन सीख रहे हैं, हम जैपनीज सीख रहे हैं, अलग अलग भाषा सीखते हैं वो, है ना, हम ग्रीक अब सीख रहे हैं तो अलग, हम रशियन भाषा सीख रहे हैं, तो क्यों ना वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न की भी एक रखा जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस में एक ऑप्शनल लैंग्वेज का ऑप्शन सबके पास होना चाहिए। अगर कोई, मैं अगर राजस्थानी अगर नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज सीखना चाह रहा है तो वो ऑप्शन भी एजुकेशन में होना चाहिए, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में, राइट। ऑल राइट, एक मुझे तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे ये भी लगा, रेसिज्म रिपोर्टिंग बटन ऑन यूपीआई मेट्रो एप्स, है ना, जैसे हम करते हैं ना, रेट ऐप करते हैं, तो एक यूपीआई होना चाहिए। अगर मुझे कंप्लेन करनी किसी के लिए तो एक यूपीआई एक प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें अगर मैं जैसे उसको स्कैन करूंगा तो मेरी कंप्लेन वहां पे दर्ज हो जाएगी। एक ऐप होना चाहिए जो कि डेडिकेट होगा, जैसे मैं उसमें यूपीआई स्कैन करूंगा तो वो जो मेरी शिकायत है वो सीधा पुलिस स्टेशन में दर्ज हो जाएगी, और मेरी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएगी कि इस आदमी के साथ इस पर्टिकुलर लोकेशन पर रेसिस्ट वाला जो डिस्क्रिमिनेशन उसने फील करा है। तो इस तरह के सीरियस लेना जरूरी है, बिकॉज एंजल चकमा जैसे जो बच्चे हैं इनके साथ बहुत ही ज्यादा इनके अंदर अब डर का भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर कह लीजिए आक्रोश का भाव बढ़ रहा है। तो ये अंतर युद्ध ही करवाएगा भारत के अंदर, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन इस तरह के जब हादसा बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली सरकार को यहां पे हस्तक्षेप टेक्नोलॉजी के आधार पर करना जरूरी है। नाउ ओके, नो रेसिज्म, ये 21 मार्च ध्यान दीजिएगा, 21 मार्च को हम नो रेसिज्म डे मनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, है ना, आप जब तक आप अगले को सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील नहीं कराएंगे, इंक्लूसिव फील नहीं कराएंगे, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड फील नहीं कराएंगे, तब तक आप उसके डाइवर्सिटी आप भारत में ला ही नहीं सकते, तब तक आप इक्विटी की बात कर ही नहीं सकते। तो आपको उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना जरूरी है। दे शुड फील वेलकम इन दिल्ली, दे शुड feel welcome in Jaipur, they should feel welcome in Tamil Nadu, Bangalore, right, for that matter. Now there are certain movies, जैसा कि जो हमने देखा था उस कमेटी के अंदर भी रिकमेंडेशन थी कि हमको सोशल मीडिया के थ्रू ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, ये सॉफ्ट कल्चर को थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न का जो कल्चर है यहाँ के लोगों को पता लगे और लोग इससे साथ फैमिलियर भी हों। इनफैक्ट मैं एक न्यूज भी पढ़ी थी अभी कि अभी जो सीजन 3 आया है, आई थिंक यस, फैमिली मैन का जो सीजन 3 आया है, पाताल लोक का जो सीजन 2 आया था, तो इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट का बहुत अच्छा इन्होंने कंट्रीब्यूशन बताया, बहुत अच्छा उसमें कॉन्टेक्स्ट बताया नॉर्थ ईस्ट का। ओके, तो इन दो सीरीज के बाद जो नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म है वो काफी बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। सॉफ्ट पावर को आप इतना एक्सप्लोर कर दो कि जो टूरिज्म है नॉर्थ ईस्टर्न इन रीजन्स के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाए, राइट। मैरी कॉम एक मूवी देखी थी हमने, उसमें नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर था, खाना पीना रहना, वहां की टोपोग्राफी कैसी है, वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां के फेस्टिवल्स क्या क्या है, वो सारी चीजें हमको इस मूवी के थ्रू भी पता चली थी। नाउ देयर इज अ वेरी, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, बट अगेन दैट मूवी गॉट फ्लॉप्ड, बट ये बहुत अच्छी मूवी है। माय सीरियस रिकमेंडेशन टू, मैं किसी मूवी प्रमोशन के हिसाब से नहीं हूं, बट मैंने मूवी देखी है एंड आई रियली लव्ड दिस मूवी, तो मैं कभी कभी मूवी रिव्यू भी दे देता हूं पढ़ाते पढ़ाते। दिस मूवी कॉल्ड अनेक, ये बहुत अच्छी मूवी है, आप ये मूवी देख सकते हैं ऑनलाइन पर, और ये बहुत
अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्टेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यू कैन वॉच दिस मूवी और आपको इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन डायरेक्टर ने जिस तरह से शो करा है कि हु आर द रियल इंडियंस, आप कैसे पता करेंगे कि असली भारतीय कौन है, असली इंडियन कौन है। मतलब आप नॉर्थ ईस्ट साउथ में चले जाएंगे तो वो अलग दिख रहे हैं, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न कौन हो, नॉर्थ इंडियन कौन होते हैं, राजस्थान वाले होते हैं, तो जम्मू कश्मीर वाले इसमें क्यों नहीं आएंगे। साउथ इंडियन वाले तो मराठी साउथ इंडियन से क्यों डिफरेंट है, उनका कल्चर लगभग सेम है, फिजिकल अपीयरेंस उनकी सेम है, तो मराठी क्यों साउथ इंडिया में कंसिडर नहीं होते हैं। सो दीज आर द पॉइंटर्स जो आपको इस ये सवाल जो ये जो मूवी है ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी, है ना। काफी थॉट प्रोवोकिंग मूवी है। देन देयर वाज वन मोर मूवी कॉल्ड भेड़िया, इसके अंदर भी नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर को काफी अच्छे से दिखा गया था। नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर के अंदर हम जिस तरह से जानवरों के अंदर भगवान ढूंढते हैं, है ना, आप बैल के अंदर या फिर है ना भगवान का रूप आप उनको मानते हो, तो एक कल्चरल पर्सपेक्टिव है जो इस मूवी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ ऑल राइट, सो दीज आर सम ऑफ द डायलॉग्स जो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन। नॉर्थ इंडियन नहीं है, साउथ इंडियन नहीं है, ईस्ट इंडियन नहीं है, वेस्ट इंडियन नहीं है, सिर्फ इंडियन होता है। आदमी कैसे होता है, आदमी सिर्फ इंडियन कैसे होता है ना। अगर आपसे कोई पूछा आप कहाँ से है, सो आई एम साउथ इंडियन, है। मैं आपको एग्जांपल भी दिया थोड़ी देर पहले, आई एम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अरे सिर्फ इंडियन कैसे होगा, वेयर वुड वी सी अ पर्सन जो बोलेगा कि आई एम एन इंडियन, है ना। आपको ऐसा इंसान कहां मिलेगा। हमेशा हम कहते हैं आई एम नॉर्थ इंडियन, मैं थोड़ा ना नॉर्थ की इस साइड की इस तरफ से इंडियन हूं। तो ये जो सेंस, कॉमन सेंस ऑफ इंडियननेस है वो खत्म हो रही है। रीजनलिज्म प्रमोट हो रहा है, नेशनलिज्म कम हो रहा है, जबकि होना उल्टा चाहिए। रीजनलिज्म होगा तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है, राइट। ऑल राइट, अभी जिसमें मेजर साहब कहते हैं कि हमको चिंकी बुलाते हैं, वी डिड नॉट वॉन्ट इंडिया हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए इस डायलॉग से हम एक चीज सीख सकते हैं, जब देश का विभाजन किया गया, सारी बातें हैं, क्या नॉर्थ ईस्टर्न लोगों ने बोला था कि हमको भारत में इंक्लूड करो। आई यू गेटिंग माय पॉइंट। क्या नॉर्थ ईस्टर्न लोगों ने बोला था हमको भारत में इंक्लूड करो, हम वी वांट टू कॉल इंडियन। नहीं, आपने हमें इंडिया में इंक्लूड करा। अब आपके ही लोग अगर हमें इस तरह का आउटसाइडर मानेंगे तो हम कैसे जिएंगे। तो ये बात इनका स्टेटमेंट था, आई एम कोटिंग हिम, ओके, फ्रॉम द मूवी। ही सेड कि वी डिड नॉट वांट इंडिया हियर, हम नहीं चाहते थे कि इंडिया यहां पर आए, आपने हमको इंक्लूड करा बिकॉज वी डिड नॉट हैव लीडरशिप। आप देखिए ना, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनमें से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में से कौन से बड़े लीडर्स थे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में थे। पार्टीशन का जो 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, उसका सबसे बड़ा दर्द किन लोगों के अंदर है, फिर उसका सबसे ज्यादा रेलेवेंस, रिलेटिविटी कौन से लोगों के अंदर है। तो दीज पीपल जेन्युइनली फीलिंग आउटसाइडर्स, राइट। देन इंडियन कैसे होते हैं, राइट। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट। टीवी पर एक मिनिस्टर बोल रहा था, यस, इस मूवी के अंदर एक डायलॉग ये भी था कि देयर आर सर्टेन पॉलिटिशियंस, जो कि रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट पर है, देयर आर सर्टेन पॉलिटिशियंस जिन्होंने टीवी पर कह दिया था, है ना, व्हाट डिड ही से, त्रिपुरा मरी मिजोरम का कैपिटल है। जैसा कि सवाल मैंने मेरी कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि आर यू रियली श्योर, आपको पता है कि नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, पहले कौन सा आता है, नीचे कौन सा आता है, ऊपर कौन सा आता है, बीच में कौन सा आता है। आर यू श्योर अबाउट द ज्योग्राफिकल एंटिटी, आपको पता है। इफ अगर आपको पता नहीं है इतना शॉर्ट, इसका मतलब ये है कि आप खुद नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीरियस नहीं है। वी आर द रीजंस जिस वजह से सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, बिकॉज दीज पीपल फीलिंग आउटसाइडर्स बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, राइट। चलिए, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, आई रियली अपोलोजाइज। सो विल एंड विद दिस पर्टिकुलर कमेंट जो कि सदगुरु जी ने एक अभी इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने दिया था, जो बहुत ही जेन्युइन सी बात है। एवरीवन ऑफ अस भारतीय शुड हैंग आवर हेड इन शेम, हम सभी को हमारे शर्म से हमारे सर झुक जाने चाहिए। अगर आज भी इस सदी के अंदर, इस 2025-2026 के अंदर भी अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो हमारा सर झुक जाना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि वी आर वेरी प्राउड इंडियंस बिकॉज वी फील इन डाइवर्सिटी, वी टॉक अबाउट फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। नहीं, हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए। एंड जेन्युइनली आपको इस बात को सीरियस लेने की जरूरत है। प्लीज हो सके तो ये लेक्चर आप जितना ज्यादा आप इसको प्रमोट करेंगे तो मे बी शायद लोगों को थोड़ा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इस बारे में पता चलेगा। रेसिज्म इज अ रियलिटी इन इंडिया एंड वी डू नॉट वांट टू हैव दिस अनदर पॉइंट ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर। इस तरह का कोई मूवमेंट इंडिया के अंदर शुरू हो, कोई आक्रोश इंडिया के अंदर आए, हम नहीं चाहते। इसलिए वी नीड टू इंप्रूव आवर पर्सपेक्टिव, वी नीड टू चेंज आवर way of thinking regarding northeastern Indian people. Thank you so much for your cooperation. This is Khushwant Singh signing off. Jai Hind.